हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और अब तक हमने सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि की परिभाषा के बारे में, सहायक संधि की विशेषताएं, उसकी प्रमुख शर्तों के बारे में, सहायक संधि के लाभ के बारे में डिस्कस किया है। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सहायक संधि का लास्ट टॉपिक है और वो है सहायक संधि प्रणाली की हानियां या सहायक संधि प्रणाली के दोष। तो देखिए, आपने लाभों के बारे में पढ़ा। सहायक संधि के लाभ किसको हुए? सहायक संधि के लाभ हुए अंग्रेजों को। उनकी मुफ्त में सेना तैयार हो गई, उनका भारत में साम्राज्य का विस्तार हो गया, भारत में उनका राज्य सुरक्षित हो गया। तो अनेक लाभ जो है अंग्रेजों को प्राप्त हुए। तो जहां पे इस संधि के अंग्रेजों को बहुत फायदे हुए, वहीं दूसरी तरफ भारतीयों के लिए संधि जो थी ये काफी हानिकारक रही। ठीक है, अब वो हानिकारक किस प्रकार से रही ये हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसके जो परिणाम थे वो बहुत ही विनाशकारी साबित हुए। तो पहला इसका जो दोष है या हानि है, पहली इसकी हानि वो ये थी कि इस संधि के कारण देशी राज्यों में अव्यवस्था फैल गई। क्योंकि क्या होता था कि जो अंग्रेज शासक थे वो अपनी सेना को तैयार करने के लिए, यानी देसी राजा के लिए सेना तैयार करने के लिए वो देसी राजाओं से बहुत ज्यादा धन मांगते थे। ठीक है, अब क्या होता था कि भारतीय शासक इतना ज्यादा धन देने में असमर्थ हो जाते थे। तो कंपनी क्या करती थी कि ये जो समझौता हुआ था इसके अनुसार ये है कि अगर पैसे ना दे पाओ तो क्या करना होता था कि किसी भी राज्य का एक निश्चित भूभाग, भू क्षेत्र वो अंग्रेजों को दे दो पैसे के बदले में। यानी कि पैसे की एवज में वो जो भारतीय शासक हैं उन्हें अंग्रेजों को भूमि देनी होगी। अब ये अंग्रेज क्या करते थे कि जब इन्हें भूमि लेनी होती थी तो वो देसी राज्यों का जो सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता था, मोस्ट फर्टाइल एरिया, वो अपने अधिकार में ले लिया करती थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये होता था कि आर्थिक रूप से जो राज्य थे वो धीरे धीरे दुर्बल होने लगे। और जब राज्य आर्थिक रूप से दुर्बल होते हैं तो निश्चित रूप से राज्यों में कुशासन और अव्यवस्था फैल जाती है। तो ये पॉइंट शायद आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये देशी शासकों के लिए कैसे हानिकारक रही। इसका पहला जो हमने उदाहरण है वो पढ़ा है कि क्या होता था कि धन की डिमांड वो बहुत ज़्यादा करते थे सेना तैयार करने के लिए। कोई उसमें निश्चित रकम नहीं थी, उनको तो बस ज़्यादा से ज़्यादा रकम चाहिए होती थी। अब उन्हें पता है कि भारतीय शासक इतनी रकम नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे तो फिर उनको किसी न किसी भू क्षेत्र का स्वामी बनाया जाएगा। लेकिन वो उन्हीं भू क्षेत्रों को लेते थे जिनसे सबसे ज़्यादा राजस्व होता था, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती थी। तो नेचुरली स्टेट की जो इनकम है वो धीरे धीरे कम होने लगी। कम होने लगी तो कुव्यवस्था या अव्यवस्था वहां पे फैल गई। तो पहला दोष तो ये था। दूसरा ये था कि आप जानते हो इस संधि की शर्त थी कि एक अंग्रेजी रेजिडेंट हर एक देशी शासक को, यानी संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक को एक अंग्रेजी रेजिडेंट अपने दरबार में हमेशा के लिए रखना होगा। ठीक है, अंग्रेजी रेजिडेंट का मतलब कि अंग्रेजों का प्रतिनिधि, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि हमेशा शासक के दरबार में उपस्थित रहेगा। तो एक तो उसका खर्चा, हर टाइम वो वहीं राजमहल में ही रहता था। और क्या होता था कि ये आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया करते थे अंग्रेज रेजिडेंट। लेकिन देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से अगर प्रिंसिपली देखें तो उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। कहने को देशी शासक जो था वो अपने आप में स्वतंत्र था, लेकिन ये क्या करते थे? अनुचित हस्तक्षेप किया करते थे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि
देशी शासकों ने प्रशासन में या शासन कार्यों में रुचि लेनी छोड़ दी। उन्होंने सोचा कि बात बात पे तो हस्तक्षेप कर रहा है, तो क्या करना है, जब पता है कि शासन अंग्रेजों ने ही चलाना है एक तरह से। लेकिन प्रिंसिपली अगर देखा जाए, सैद्धांतिक रूप से, फॉर्मली, अंग्रेज रेजिडेंट कभी भी आंतरिक मामलों में, प्रशासन के मामलों में भी कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, लेकिन वो करते थे। तो दूसरा जो नुकसान था वो ये था इस संधि का। इसके बाद जहां इस सहायक संधि प्रणाली ने भारतीय राजाओं में अविश्वास और शासन के प्रति उत्तरदायित्व को ठेस पहुंचाई, वहीं उसने राष्ट्रीय भावना को का भी अंत कर दिया देशी शासकों में। जो एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी ना, राष्ट्रीय भावना का मतलब कि भाई हम सारे एक ही राष्ट्र से संबद्ध हैं और अगर कोई विदेशी आता है तो हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन ये जो देशी शासक थे ये कमजोर थे और ये सोचते थे कि हम तो अंग्रेजी संरक्षण में हैं, हम सुरक्षित हैं, इसलिए वो राष्ट्र के हितों को भूल गए। वो अपने अपने हितों को देखने लगे, भाई हम तो सुरक्षित हैं, हमने तो सेना रख रखी है, अंग्रेजों की सेना है, कोई बाहर से आक्रमण करेगा जो अंग्रेजी सेना उसका सामना करेगी, ठीक है, उसका हम खर्चा दे रहे हैं। तो वो जो है ना अपने राष्ट्रीय हितों को भूल गए। वो ये भूल गए कि ये विदेशी आए हुए हैं, इन्हें भारत से बाहर निकालना है, ऐसी कोई उनमें फीलिंग नहीं थी। तो राष्ट्रीयता के अभाव के कारण धीरे धीरे राज्यों का निरंतर पतन होने लगा, वो पतन की ओर अग्रसर हो गए। ठीक है, अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें यह है कि जो देशी राज्य थे उनमें बहुत ज़्यादा दुराचार, भ्रष्टाचार और कई प्रकार के अपराधों को जो है बल मिला इन राज्यों में। कारण क्या था? कारण यह था कि राज्यों में सहायक सेना रखने के कारण जो पहले से ही देशी शासकों ने भाड़े पर सैनिक रख रखे थे उनको नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि शासक सोचते थे कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम अंग्रेजी सेना के रखरखाव के लिए भी धन दें और अपने अलग से सैनिक भी रखें। तो उन्होंने जो अपने सैनिक रख रखे थे वो उनको नौकरी से निकाल दिया। अब जब इतने सारे सैनिकों को नौकरी से निकाला तो ये क्या करते? ये बेरोजगार हो गए। तो इन्होंने जो है रोजी रोटी के लिए चोर डाकू बनने को विवश हो गए। तो दुराचार, भ्रष्टाचार और कई प्रकार के अपराध भारतीय राज्यों में, देशी राज्यों में ये पनपने लगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें यह है कि इस सहायक संधि के द्वारा भारतीय राजा अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। ठीक है, तो अब वो बाहरी और आंतरिक खतरों के भय से पूर्णतः मुक्त हो गए और चिंता मुक्त होकर फिर उन्होंने प्रजा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें यह होगा कोई विद्रोह होगा तो अंग्रेज दबा देंगे, मान लो प्रजा भी कोई विद्रोह करेगी तो उसको दबा दिया जाएगा। ठीक है, कोई बाहर से आक्रमण करेगा उसको भी अंग्रेज निमट लेंगे। तो इसलिए देशी शासक जो है वो आलसी हो गए, उन्होंने प्रजा के हितों की ओर कोई ध्यान नहीं किया और अब वो प्रजा पर मन चाहे अत्याचार करने लगे। दुर्बल तो थे ही देशी शासक। ये जो समय था, या आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको बताया राजनीतिक रूप से भी ये जो समय ये ज़्यादा अच्छा नहीं था। कई इतिहासकारों ने 18वीं सदी को, ठीक है, 18वीं सदी को डार्क एज कहा है, अंधकारमय युग, चारों ओर अव्यवस्था, शांति का वातावरण था। तो ये वही 18वीं सदी की तो हम बात कर रहे हैं, 1798 से 1805 के बीच में। तो आप ये कह लीजिए कि 18वीं सदी का अंत या 19वीं सदी की शुरुआत, अर्ली फेज ऑफ द 19th सेंचुरी एंड लेट फेज ऑफ द 18th सेंचुरी। तो वास्तव में इन राजाओं ने प्रजा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वो प्रजा पर मन चाहे अत्याचार करने लगे। और देखिए अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इस संधि द्वारा भारतीय राजाओं में सबसे बड़ी जो क्षति हुई, जो हानि हुई, वो ये हुई कि उनकी
स्वतंत्र उनकी स्वतंत्रता अप्रत्यक्ष रूप से नष्ट हो गई। स्वतंत्र तो वो रहे ही नहीं, उनके दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट हमेशा रहता था। उनको संधि की शर्तें स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। तो धीरे धीरे वो अंग्रेजों की दास्ता में बुरी तरह से जकड़े गए। अंग्रेज निरंतर धन की जो है मांग रखते थे, धन उनके पास होता नहीं था, तो धीरे धीरे करके उनके पास से राज्य जाने लगे। राज्य के बड़े बड़े भाग जो है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र उनके हाथों से निकल गए। तो जैसे कि डॉक्टर पर्सिवल स्पीयर एक प्रसिद्ध लेखक थे, उन्होंने ये भावना व्यक्त की है अपने इन शब्दों में कि इस अवस्था ने भारत की राजसी शक्ति रूपी मक्खी, भारत की जो राजसी शक्ति है उसको मक्खी से कंपेयर किया है कि ये मक्खी जो है ये ब्रिटिश राजनीति रूपी जाल में इस तरह से जकड़ी गई, इस तरह से इस मक्खी को जकड़ लिया गया कि उससे अब मुक्ति की कोई आशा नहीं रही। ठीक है, तो बुरी तरह से फंस गए मतलब भारतीय शासक, जिन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। और सच तो ये है कि इस सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाएं विस्तृत हो गई। ठीक है, और भारत में अंग्रेजों की स्थिति जो थी वो काफी दृढ़ हो गई, क्योंकि आर्थिक रूप से आप देखिए ना कि भारतीयों को कितना नुकसान हुआ और अंग्रेजों को कितना फायदा हुआ। उनकी सेना तैयार हो गई, सेना का खर्चा नहीं करते थे वो, लेकिन सेना फिर भी उनकी कहलाती थी, वो तैयार हो गई। ठीक है, और इसके विपरीत देशी राजाओं की जो स्थिति थी वो दीनहीन हो गई, राज्य में अव्यवस्था फैल गई। और लॉर्ड, जैसे एक और इतिहासकार लिखते हैं कि लॉर्ड वेल्लेसली की सहायक संधि की विवेचना शांति के शस्त्र के रूप में की गई है, लेकिन प्राप्त की गई शांति जो थी वो कब्र की शांति थी। जैसे कब्र में शांति होती है, मतलब मरे हुए शासक मर गए, इनफैक्ट शासक मृत प्राय हो गए, मरे जैसे हो गए। उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं, ठीक है, कोई काम नहीं कर सकते वो अंग्रेजों से पूछे बिना, हमेशा एक अंग्रेज उनके सर पे बैठा रहता था। तो इस प्रकार से जो लॉर्ड वेल्लेसली की सहायक संधि है, ये भारतीयों के लिए, भारतीय नरेशों के लिए ये बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुई, लेकिन इसका फायदा अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।